हेलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज के क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो हमने छोटे छोटे जो डेफिनेशन बनाए थे, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, उनको हम इजीली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहले जो सेंटेंस दिया है आपके सामने, सीमा कॉल्ड रेखा ऑन हिज बर्थडे। इसमें अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से लेके ये इस वर्ड के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है ना। एंड सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहूँगा, जो आइडेंटिफाई करना है बस आपको, जिसमें आपको मेट, पार्क, यस्टरडे है ना। थर्ड सेंटेंस से मैं आपसे पूछना चाहूँगा नॉट, स्लीप एंड बिकॉज, है ना। एंड फोर्थ नंबर का जो सेंटेंस इसमें आपसे पूछ सकता हूँ, जिसमें सिंगर, नॉट, वेरी, इसमें, है ना। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें द लिटिल गर्ल, है ना, या फिर इसके अलावा बर्थडे, है ना। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता हूँ द बॉय डिडंट वॉच द ड्रामा बट, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैंने आपके सामने जो मैंने 6 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, जो मैंने पहले सेंटेंस में जो आपके सामने अंडरलाइन किया हुआ है ना, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आप इस वर्ड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। तो आपको बताना है सबसे पहले, आप मेरे साथ थोड़ा ध्यान दोगे तो तभी आपको समझ में आएगा। इस सेंटेंस की अगर बात करूं तो सीमा अपने आप में नेम ऑफ पर्सन है, जो कि नाउन होगा। नाउन के अलावा इस सेंटेंस में जो है ना, सीमा अपने आप में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना। एंड अगर बात करें उसी सब्जेक्ट के बाद में आप देखोगे कॉल्ड, कॉल्ड जो कि अपने आप में एक्शन है, जो कि वर्ब हुआ, है ना। आगे आप बात करोगे सीमा कॉल्ड रेखा, सीमा ने किसे बुलाया, रेखा, जो कि अपने आप में ये बात करोगे वर्ब के बाद में, यदि आपको आंसर मिलता है हुम का, जो कि अपने आप में ये ऑब्जेक्ट को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमें जो आपके सामने अंडरलाइन दिया ऑन, ऑन अपने आप में क्या होता है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये अपने आप में प्रीपोजिशन होता है ना। इसको हम आइडेंटिफाई इस तरीके से कर लिए, है ना। ये अपने आप में क्या होगा, प्रीपोजिशन होता है ना। बात करें इसके थोड़ा सा आगे बढ़े तो बर्थडे अपने आप में किसी नाम है, जो कि अपने आप में नाउन हो, उसी नाउन के लिए यूज हुआ ये हर। हर वैसे तो अगर बात करोगे जो प्रोनाउन होता है, बट यहाँ पे जो है ना, इस सेंटेंस में जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है ना। सिंपल तरीके से आपने आइडेंटिफाई कर लिया, है ना। बात करें हम सेकंड सेंटेंस में, आप देखोगे माय फ्रेंड, जो कि अपने आप में ये सब्जेक्ट हुआ। मेट हुआ, आप किसी से मिलने जाते हो तो ये अपने आप में ये वर्ब हुआ, है ना। इन द पार्क, पार्क आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे जो मैंने आपके सामने जो अंडरलाइन किया है ना, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ध्यान से देखोगे तो पार्क अपने आप में प्लेस का, एक जगह का नाम बता रहा है, जिसमें आपको इसको हम ऐसे बता सकते हैं ये नाउन हुआ। उसी नाउन के लिए यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल का यू हुआ, जो अपने आप में डेफिनिट करवा रहा है किसी भी नाउन को, है ना। और उसी आप ये बात करो, जो इन, इन अपने आप में यहाँ पे जो इस सेंटेंस में जो यूज हो रहा है, ये प्रेपोजिशन हुआ। इसका मतलब इसको, और इसको अगर डीपली अगर समझाने की कोशिश करूं करूं तो यहाँ पे बात हो रही है माय फ्रेंड मेट इन द पार्क। अगर ये पार्क इस नाउन का रिलेट करोगे तो यहाँ पे किससे रिलेट करोगे, मेट से कर सकते, मतलब मेरी जो फ्रेंड है कहाँ मिली, इन द पार्क, है ना। लेकिन ये जो क्या बोलना चाहिए, रिलेट करने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है, प्रेपोजिशन कर रहा है ना। तो सिंपल ये, अगर मैं आपसे ये पूछूं आगे जो ये वर्ड है यस्टरडे, यहाँ पे सेंटेंस में यस्टरडे जो वर्ड है किस तरह फंक्शन कर रहा है, इसको थोड़ा अगर डीपली समझोगे ना, तो बात यहाँ पे सिंपल, यस्टरडे मीन्स होता है कल। ये जो वर्ड हुआ ना, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो वर्ड यूज है वह क्या ये माय फ्रेंड के लिए यूज हो रहा, या फिर मेट के लिए, या फिर इन द, या फिर पार्क के लिए यूज हुआ, इसको थोड़ा पढ़ के सुनाओ मुझे, कैसे समझोगे ये जो वर्ड आपके सामने यस्टरडे जो लिखा हुआ है किस तरह यूज हो रहा है, बताइए किस तरह यूज हो रहा है। जैसे अगर बात करेंगे माय फ्रेंड मेट इन द पार्क, है ना, तो आपके सामने क्वेश्चन जैसे करोगे, माय फ्रेंड कब मिले, माय फ्रेंड मेट, मेरे फ्रेंड मिले कब मिले, इन द पार्क यस्टरडे, तो आपको आंसर किसका मिल रहा, वेन का, जो कि अपने आप में टाइम को बता रहा है ना। और जब भी हम बात करें आपके सामने, यदि आपको आंसर मिलता है वर्ब के बाद में वेन का, वेयर का, हाउ का, वाई, तो ये अपने आप में एडवर्ब्स होते हैं ना। तो यहाँ पे जो यस्टरडे जो वर्ब है, वर्ड जो है ना, ये किस तरह काम कर रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडवर्ब की तरह काम कर रहा है ना। सिंपल है ना। दो सेंटेंस तो क्लियर हो गया।
यदि मैं आगे एक सेंटेंस दिया है थर्ड नंबर का जिसमें आपको समझना अंडरलाइन करके दिया हुआ है, तो बात करें हम इसको स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करेंगे। दीप्ति जो कि अपने आप में इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये किसी का नेम वहां पे मतलब पर्सन है, पर्सन का नाम है जो कि अपने आप में नाउन हुआ। आगे आप देखोगे इसी सब्जेक्ट के बाद में कुड, कुड जो अपने आप में किस तरह वर्ड है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग किस तरह काम कर रहा है यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग तो नहीं, अगर ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब हुआ है ना। आगे आप देखोगे यहाँ पे मैंने अंडरलाइन दिया है नॉट एंड स्लीप। अगर अच्छा सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि जो नोट वर्ड है ना किस तरह काम कर रहा है, बता सकते हो? सोचो थोड़ा। आप यहां से देखोगे जो नॉट है ना यहाँ पे समझने को, थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करोगे ना आपको इजीली समझ में आएगा। दीप्ति कुड नॉट स्लीप, ये जो वर्ड नॉट जो है ना किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्लीप को कर रहा है ना। स्लीप मतलब अपने आप में एक्शन हुआ। अब एक्शन को बताने वाले वर्ड को हम क्या बोल सकते हैं, एडवर्ब बोलेंगे, है ना। एक्शन को ही मॉडिफाई कर रहा है, इट्स कॉल्ड एडवर्ब, इसको हम बोल सकते हैं ना। आगे आप देखोगे थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, नॉट स्लीप वेल। अब जो वेल वर्ड जो यूज हो रहा है ना किसके लिए यूज हो रहा है, इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा स्लीप को ही क्वालिफाई कर रहा। मतलब स्लीप वेल कैसे सो रहा है, कैसे नहीं सो पाया बताइए, अच्छे से नहीं हुआ, मतलब ये वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा। इट मींस ये भी अपने आप में क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये भी एडवर्ब ही हुआ, है ना। आगे जब समझने की कोशिश करेंगे जो बिकॉज, बिकॉज मींस क्या होता है, ये हमेशा दो सेंटेंस को ऐड करने का काम करता है, उसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या बोलोगे, कंजंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? अच्छा यहाँ तो बात क्लियर हो गया। और इस सेंटेंस को कंप्लीटली अगर समझना चाहोगे, जो दा है, दा किस तरीके से यूज हो रहा है यहाँ पे, आर्टिकल हुआ है ना, ये कौन सा है, आर्टिकल हुआ। क्लियर है? अच्छा क्लियर हो यहाँ तक समझ में? अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप समझोगे ना तो देखिएगा, ध्यान दोगे यहाँ पे, अरिजीत अपने आप में अरिजीत सिंह है, कौन है, नाम तो सुना ही होंगे इनका, सुने ना, जो कि अपने आप में नेम अ पर्सन है। और नेम अ पर्सन है तो ये तो इनको अब नाउन बोल सकते हैं ना। नाउन के अलावा अगर इसको इजीली समझोगे ना तो ये इस सेंटेंस में किस तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह, है ना। सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब, है ना। और बात करें मैंने जो आपके सामने में अंडरलाइन करके दिया हुआ है ना, सिंगर, नाइस, वेरी एंड रियली, है ना, ये अपने आप में इनको हमें आइडेंटिफाई करना, आपको ये बताना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये वर्ड अपने आप में आपको आंसर क्या दे रहा है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे सिंगर। सिंगर कौन है, सिंगर मतलब कोई व्यक्ति होगा जो कि अपने आप में, उस सिंगर के नाम के पहले हम इसको नाउन बोल सकते हैं, बोलोगे ना। अच्छा अब इसी नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन सा हुआ, नाइस हुआ। सिंगर कैसा है, नाइस, नाइस मीन्स होता है अच्छा होता है, तो ये नाउन को ही क्वालिफाई कर रहा है। इट मींस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, है ना। ये कौन हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्लियर है? अच्छा ये बात आप हमेशा याद रखना कि यदि किसी सेंटेंस में आपको क्या दिखे, नाउन दिखे, क्या दिखे, नाउन, और उसी नाउन के पहले आकर के कोई भी ऐसा वर्ड हो सकता है जो वो वर्ड नाउन के बारे में बात करेगा, तो जो वर्ड होगा वो अपने आप में क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव का। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अच्छा आगे अगर बात करें हम, ये जो वेरी, ये जो वेरी वर्ड यूज हुआ किसके लिए यूज हुआ, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा आपको। नाइस, रियली, वेरी नाइस। नाइस मतलब होता है क्या, ये एडजेक्टिव हुआ, और इसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है, वेरी नाइस, मतलब वेरी बहुत अच्छे से, है ना। तो अच्छे से को ही क्वालिफाई करने वाला कौन सा वर्ड है, वेरी, जो कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, एडवर्ब बोल सकते हैं, है ना। क्लियर है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होगा, एडवर्ब हुआ। क्लियर हो यहाँ तक? आगे हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे, जो रियली वर्ड है ना किसके लिए कर रहा है बताओ, इस वर्ड को क्वालिफाई, किसको, वेरी वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। इट मींस आप अच्छे से जानते हो कि मैंने आपको जो डेफिनेशन बनाया था ना, जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जैसे मैंने अगर मैं आपसे पूछूं कि एडवर्ब अपने आप में कितने तरीके से फंक्शन करता है, तो आपको ये पता है कि 3 तरीके से फंक्शन करता है। पहली चीज, ये हमेशा वर्ब के बारे में बात करता है, किसके बारे में, वर्ब के बारे में बात करता है। वर्ब के अलावा एडजेक्टिव के बारे में बात करता है, एडजेक्टिव के अलावा एक दूसरे एडवर्ब के बारे में बात करता है। इट मींस ये जो वर्ड वाला रियली इसी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इट मींस ये वर्ड के बारे में बात करने वाला ये जो रियली वर्ड हुआ, ये कौन हुआ, अनदर वर्ब हुआ। कौन सा हुआ, अनदर एडवर्ब हुआ। क्लियर है यहाँ पे, आए समझ में? अच्छा ये जो आपके सामने आर्टिकल ए का यूज हुआ,
इस सेंटेंस में किस तरह यूज हो रहा, हमेशा ये नाउन के लिए यूज हुआ। किस तरह के लिए हुआ, नाउन के लिए यूज हुआ। अगर आप अच्छे से जानते हो कि आर्टिकल का कोई मीनिंग नहीं होता। मीनिंग कब होता है, जब भी हम किसी भी सेंटेंस में नाउन के पहले यूज करते हैं। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का कोई मीनिंग नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, बात क्लियर हो गई सेंटेंस में। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है द लिटिल गर्ल। इसमें आपको मैंने जो अंडरलाइन करके दिया हुआ है ना, इसको आप इजीली समझ पाओगे। तो क्या दिया है, द लिटिल गर्ल। गर्ल अपने आप में, इस सेंटेंस में आप ध्यान देखोगे तो अपने आप में नाउन हुआ। उसी नाउन के बारे में बात कर रहा है। ये वर्ड अपने आप में कैसा है, लड़की कैसी है, लिटिल है, जो कि ये नाउन के बारे में बात कर रहा है, जो कि अपने आप में क्या हुआ, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, कंप्लीट बोलिएगा, है ना। क्या बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव बोल सकते हैं ना। और जो आर्टिकल दा का यूज हुआ है किसके लिए आया बताइए, हमेशा ये नाउन के लिए आता है। किसके लिए, नाउन के लिए आ करके ये नाउन को डेफिनिट बना रहा है ना। द लिटिल गर्ल, है ना, वांटेड और ड्रेस, क्या चाहती है बताइए, वो एक ड्रेस चाहती है। ड्रेस अपने आप में क्या हुआ, यहाँ पे नाउन हुआ, उसी के लिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज हुआ, है ना। और वांटेड मीन्स होता है अपने आप में यहाँ पे वर्ब हुआ, है ना। क्या हुआ, वर्ब हुआ। आगे आप देखोगे यहाँ पे बर्थडे क्या है, किसी बर्थडे हम किसको बोल सकते हैं, किसी चीज का नाम है, जो कि अपने आप में क्या हुआ, ये नाउन हुआ। उसी नाउन के लिए यहाँ पे हर का यूज हुआ। वैसे तो आप यहाँ में ध्यान देखोगे ना तो ये अपने आप में प्रोनाउन होता है, बट ये जो वर्ड है यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, नाउन के बारे में। किसके बारे में, नाउन के बारे में। इट मींस यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अच्छा, ये जो आपके सामने ऑन लिखा है, ये किस तरह फंक्शन कर रहा है यहाँ पे, ये अपने आप में क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। अच्छा, मैं आपके सामने क्वेश्चन पूछूं क्या, ये जो ऑन है ये रिलेट किसको कर रहा है बताइए, ध्यान देखो, ध्यान से देखिएगा, बताओ। नाउन को ही क्वालिफाई कर रहा है ना। देखो ये बर्थडे का किससे, और आपको ये पता है कि मैंने आपको सबसे पहले बेसिक ऑफ इंग्लिश में ये बताया था कि प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, क्या काम होता है बताओ। प्रीपोजिशन का काम होता है जो उसके बाद में हमेशा वो नाउन या प्रोनाउन को लेके आता है। किसको लेके आता है, नाउन या प्रोनाउन को लेके आता है। और जो प्रीपोजिशन जो होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के लिए ही आता है। अगर हम बात करें प्रीपोजिशन के बाद में क्या यूज होता है, इसको हम ऐसे समझेंगे। क्या कोई किसी भी सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा प्रीपोजिशन, क्या देखने को मिलेगा, प्रीपोजिशन। ये जो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन कौन आता है बताइए, एक तो नाउन या तो फिर प्रोनाउन आता है। और ये नाउन या प्रोनाउन के लिए ही हमेशा ये प्रीपोजिशन का यूज होता है। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, इनकी जो पोजीशन है ना, पोजीशन समझते हो, स्थिति, इनका रिलेट हम किससे करते हैं, किसी दूसरे शब्द से। दूसरे शब्द कौन कौन हो सकते हैं, आपको मैंने अच्छे से ही बताया था कि दूसरे शब्द हो सकता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या फिर एडजेक्टिव हो सकता है ना। तो ये इनका अपने आप में फंक्शन होता है। तो याद रखना इस चीज को, क्लियर है इस सेंटेंस में सभी। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है द बॉय डिडंट वॉच द ड्रामा बट ही वेंट टू पार्क। इसमें मैंने जो अंडरलाइन करके दिया है ना ये वर्ड, ये अपने आप में जो वर्ड दिया है ये इस सेंटेंस में किस तरह फंक्शन कर रहा है बताइए, ध्यान से देखिएगा किस तरह काम करा। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, समझोगे तो आप, है ना, समझ पाओगे। तो बट जो है ना यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, मतलब इट मींस यहाँ से आप देखोगे द बॉय डिडंट वॉच, है ना, जो कि अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। एक सेंटेंस ये हुआ एंड सेकंड सेंटेंस ही वेंट टू पार्क, वो कहाँ गया बताइए, पार्क गया, जो कि ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है। मतलब दो सेंटेंस को ऐड करने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। कौन करता है, कंजंक्शन करता है। तो ये जो वर्ड हुआ किस तरह, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग कौन हुआ, कंजंक्शन हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये कंजंक्शन का काम क्या दो सेंटेंस को ऐड करने का काम करता है क्या, नहीं, ये दो वर्ड को भी ऐड कर सकता है। दैट्स वी कैन से कंजंक्शन कह सकते हैं ना, बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो ठीक है ना। हमने जो अपने अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के छोटे छोटे जो डेफिनेशन बनाए थे उसी के बेस पे मैंने आपके सामने भी कुछ क्वेश्चन दिए, उनको हमने अच्छे से समझने की कोशिश किया। अब हम बात करते, मैं आपके सामने क्वेश्चन करूं कि मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूंगा, है ना, क्या लिखूं, एक वर्ड लिखूं। वर्ड मीन्स क्या होता है हिंदी में, भाषा, सॉरी शब्द होता है। क्या होता है, एक शब्द होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं मैं इस वर्ड के साथ में एक और वर्ड लिखूं, क्या लिखूं, एक और वर्ड लिखूं, इस वर्ड के साथ में एक और वर्ड लिखूं, तो बता सकते हो अपने आप में एक वर्ड के साथ में एक्स्ट्रा वर्ड अगर ऐड करोगे तो क्या बनेगा बताओ,
एक खूबसूरत सा शब्द बनेगा जिसको कहा जाता है फ्रेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेज कहा जाता है ना। अब ये फ्रेज क्या होता है? फ्रेज अपने आप में हिंदी में बोलोगे तो ये अपने आप में पद होता है। क्या होता है? पद होता है ना। क्या आप इनके बारे में कुछ जानते हो कि अपने आप में फ्रेज क्या होता है? फ्रेज अपने आप में क्या होता है बता सकते हो? इसको अगर मैं डीपली अगर समझाना चाहूँ तो सबसे पहले ना इसको हम डेफिनेशन बना लेते हैं ना। सबसे पहले डेफिनेशन बना लेते हैं जिसमें ये अपने आप में वर्ड्स का ग्रुप होता है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या कहा मैंने? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट, है ना, क्या बोलोगे? विदाउट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, है ना। क्या हम आप इनको हिंदी में बता सकते हो? कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज अपने आप में एक ऐसा वर्ड होता है, अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड। इट मीन्स अपने आप में शब्दों का तो मीनिंग क्या बोलना चाहिए, वर्ड्स होता है, समूह होता है, बट ये पूरे अर्थ के बिना होता है। इट मीन्स ये इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। उसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्रेज बोलोगे। क्या बोलोगे? फ्रेज बोलेगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक बात बताइएगा, इसमें मैंने आपको तो बोल दिया कि अपने आप में इनकम्प्लीट होता है, तो इट मीन्स जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं ना, तो आपको पता है क्या हो चाहिए? सबसे पहले आपको देखने को मिलता है सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना, जब भी हम किसी भी सेंटेंस को बनाया जाता है ना, तो वहां पे जो एक्चुअल जो एक्शन होना चाहिए जब हम सेंटेंस बनाए, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बोला, मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं बताओ? मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब इसमें जो मैंने आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा कि इसमें एक्शन कौन है, क्या इस सेंटेंस में एक्शन हुआ? तो एक्शन इसमें पढ़ाने का एक्शन हुआ। कौन सा हुआ? पढ़ाने का एक्शन हुआ। इट मीन्स किसी भी सेंटेंस को आप डिफाइन करोगे ना, तो सबसे पहले जो मेन एक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मेन एक्शन होना चाहिए, तभी हम उसको सेंटेंस की कैटेगरी में उसको रख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आप ही नहीं, ये तो अपने बाद में सेंटेंस की डिफाइन हो गए, लेकिन यहाँ पे आपके सामने मैंने जो फ्रेज लिखा ना, अपने आप में तो इनकम्प्लीट सेंटेंस हुआ। क्या हुआ? इनकम्प्लीट सेंटेंस हुआ ना। मतलब शब्दों का समूह तो हो सकता है, बट ये अपने आप में इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। इनकम्प्लीट मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है ना क्या नहीं होगा? फिर दो, अगर मैं दूसरा पॉइंट बनाना चाहूं तो क्या नहीं होगा? इसमें जो है मेन वर्ब नहीं होगा। मेन वर्ब नहीं हो सकता ना। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इट डज नॉट मेन वर्ब बोल सकते हैं, इट डजन नॉट अ मेन वर्ब। बात समझ में आई? कि यहाँ पे यहाँ तक समझ में आई? क्या समझे आप? कि अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्रेज का मतलब क्या होता है? शब्दों का समूह होता है, लेकिन यही सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट मीनिंग बताता है ना। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? पूरा आधा अधूरा मीनिंग, इसको हम बोल सकते हैं ना। बट आधा अधूरा मीनिंग है तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए? फिर बताइए, मेन वर्ब नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मेन वर्ब नहीं होना चाहिए। साथ साथ में इसको अगर डीपली अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, तो इसका अगर थर्ड पॉइंट बनाऊं ना, तो इसको है ना क्या बोलना चाहिए? इसमें नो, क्या नो? सब्जेक्ट, क्या चीज? सब्जेक्ट और वर्ब का क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं हो। अब बात करूंगी आपकी, थोड़ा सा सब्जेक्ट और वर्ब को भी समझा दो कि अपने आप में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आपस में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है। इसको थोड़ा अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपको समझ में आएगा। इसको हम आपके सामने एक सेंटेंस दूंगा जिसमें आपको इजीली समझ में आएगा, है ना। जैसे मैं अगर सामने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, वे हाँ, ये कैसे सेंटेंस है, पढ़ के सुनाओ। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, वी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हो। इट मीन अपने आप में सेंटेंस सही है क्या? ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा ना। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, वी मीन्स क्या होता है? वी मीन्स क्या होगा बताइए? हम होगा। इट मीन्स अपने आप में सब्जेक्ट कैसा बना? प्लूरल सब्जेक्ट बना। कैसा बना? प्लूरल सब्जेक्ट बना। वी आपको, हम लोग, हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही सेंटेंस है क्या? नहीं ना। आप ध्यान से देखोगे ना तो वी अपने आप में ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। कैसा हुआ?
प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, है ना। और आप देखोगे यहाँ पे वर्ब को देखोगे ना, तो ये जो पढ़ा रहा हूँ हमेशा किसके लिए वर्ब का यूज होगा, ये जो पढ़ा रहा हूँ ना अपने लिए आई सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। किसके साथ में, आई सब्जेक्ट के साथ में। तो अगर आप इसको अगर थोड़ा सा अगर शॉर्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, जैसा सब्जेक्ट, बात समझना, यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है। और आगे आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो वर्ब है ना, क्या चीज, ये जो वर्ब है ना, क्या कौन सा वर्ब है, सिंगुलर, सिंगुलर भी नहीं, ये हमेशा आई सब्जेक्ट के साथ में वर्ब यूज होगा। आप देखिएगा, ध्यान से देखो ना, पढ़ के सुना मुझे। हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही जो कि आई सब्जेक्ट के लिए वर्ब यूज होगा, जो कि अब यहां से ध्यान से देखोगे ना, तो इस सब्जेक्ट का और इस वर्ब का नहीं, क्या नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। बात समझ में आई, है ना, क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। इस सब्जेक्ट का और वर्ब का क्या नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। तो ये इस तरीके के जो आपके सामने सेंटेंस बनते हैं ना, इसको हम फ्रेज की कैटेगरी में रख सकते हैं। बात समझ में आई। अच्छा चलो ठीक है, आपके सामने एक और सेंटेंस दे देता हूं, अ बॉक्स इन द रूम। बताओ ये कैसे सेंटेंस है, बताओ, है ना। देखिएगा, ध्यान से देखोगे ना, तो आपको समझ में आया कि हर एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग है। बात समझे, हर एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग बन सकता है, लेकिन अगर ये वर्ड तो मीनिंग तो बनेगा, बट उसका वो कंप्लीटली मीनिंग नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। अब ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। ए क्या होता है, आर्टिकल है ना। बॉक्स, इसका भी एक मीनिंग है। इनका भी मीनिंग है। द, इसका भी मीनिंग है। रूम, रूम अपने आप में मीनिंग है ना। तो अगर बात करोगे तो अपने आप तो मीनिंग होता है, बट वो कंप्लीट मीनिंग नहीं बता रहा। अभी कंप्लीट मीनिंग कैसे नहीं बता रहा, ध्यान देना, हिंदी में सुनिएगा। अ बॉक्स इन द रूम, एक बॉक्स कहां, एक बॉक्स रूम में। अब उसके बाद क्या, एक बॉक्स रूम में, कंप्लीट मीनिंग बता रहा है क्या, नहीं ना। तो हमें जब कंप्लीट मीनिंग चाहिए ना, तो वो सेंटेंस कैटेगरी में जाएगा, लेकिन ये अपने आप में आधा अधूरा मीनिंग बता रहा है। इट मीन्स हम इसको फ्रेज की कैटेगरी में रख सकते हैं ना। क्लियर है। अच्छा एक और बता देता हूं, आप पढ़ के सुनाओ मुझे क्या लिखा है। अ फ्रूट ऑन द टेबल, क्या ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है क्या। देखो हमने जैसे अभी जो बस अभी जो बताया ना, हर एक वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। चाहे आप बोलेंगे ए, फ्रूट अपने आप में फल होता है ना। ऑन अपने आप में भी उसका मीनिंग है, दा का भी मीनिंग है, टेबल का भी मीनिंग है। तो हर एक वर्ड का मीनिंग हो सकता है, बट ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा नहीं, दे रहा ना, ये आधा अधूरा मीनिंग दे रहा है। दैट्स व्हाई इनको हम फ्रेज की कैटेगरी में रख सकते हैं। बात समझ में आई। इनके अपने आप में क्वालिटी होते हैं कितने, किनके, फ्रेज के कैटेगरी के। थोड़ा सा हम रिपीट करना चाहेंगे कि अपने आप में जब भी हम किसी भी वर्ड को एक वर्ड के साथ में एक और वर्ड, उस वर्ड के साथ में एक और वर्ड अगर ऐड करोगे, तो आपके सामने ना क्या देगा, एक फ्रेज की कैटेगरी में, मतलब फ्रेज एक वर्ड बनेगा। क्या बनेगा, एक फ्रेज बनेगा। लेकिन फ्रेज में भी अपने आप में हिंदी में बोले उसको कहा जाता है, पद कहा जाता है। अब फ्रेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये अपने आप में वर्ड्स का ग्रुप तो हो सकता है, बट वो मीनिंगफुल नहीं होता। कैसे नहीं होता, अब ध्यान दोगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, मतलब बिना। अब विदाउट, अब देखोगे यहाँ पे तो इसका मीनिंग होता है के बिना, किसके बिना, किसके बिना, किसके बिना, पूरे अर्थ के बिना अ कंप्लीट मीनिंग, पूरे अर्थ के बिना। इट मीन्स, अच्छा पूरे अर्थ के बिना मतलब इसमें फिर आपको क्या चाहिए होगा कि इसमें इट डजंट अ मेन वर्ब, इसमें फिर मेन वर्ब भी नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए ना। अच्छा थर्ड थिंग क्या बनेगा, नो सब्जेक्ट और वर्ब का क्या नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा। जैसे आपके सामने मैंने एग्जांपल बनाया, किसमें सब्जेक्ट को आप देखोगे तो वी अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, एंड वर्ब को देखोगे तो ये हमेशा आई सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा। इट मींस सब्जेक्ट और वर्ब का क्या नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। तो इनको हम फ्रेज की कैटेगरी में रख सकते हैं। एंड अगर बात करें सेकंड, बॉक्स इन द रूम, एक बॉक्स कहाँ, रूम में, एक बॉक्स कहाँ, रूम में। तो कंप्लीट मीनिंग नहीं बता रहा, मतलब हर एक वर्ड का तो मीनिंग है, बट ये कंप्लीट मीनिंग नहीं बता रहा। जब कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो इनको हम फ्रेज की कैटेगरी में रख सकते हैं। अ फ्रूट ऑन द टेबल, है ना, अपने आप में इन वर्ड का मीनिंग है, बट इन आप यदि इनका मीनिंग निकालोगे तो ये इनकम्प्लीट मीनिंग बता रहा। बात क्लियर हुआ क्या यहाँ तक। अच्छा इसी के साथ साथ में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूं तो फ्रेज के अपने आप में काइंड्स होते हैं। क्या, फ्रेजेस के अपने आप में काइंड हो सकते हैं। बात करें हम इनके बारे में,
क्या कहा मैंने आपसे, फ्रेंड्स के फ्रेजेस के अपने आप में काइंड्स होते हैं, है ना। तो मेनली वैसे तो अगर मैं बताना चाहूं तो फ्रेज के बहुत सारे काइंड्स होते हैं। कितने होते हैं, फ्रेजेस के अपने आप में बहुत सारे काइंड्स होते हैं, लेकिन मेनली मैं आपको बताना चाहूं कि फ्रेज को जो है ना 3 ही होते हैं। कितने होते हैं, मेन तरीके से कितने होते हैं फ्रेजेस, 3 होते हैं। पहला है नाउन, नाउन फ्रेज, सेकंड है ना, पढ़ के सुनाओ इसको, मैंने आपके सामने लिखा, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, क्या पढ़ा जाता है इसको, एडजेक्टिव पढ़ा जाता है। इसमें ना आप ध्यान से देखो ना तो डी इसमें साइलेंट होता है, क्या होता है, साइलेंट होता है, इसको एडजेक्टिव पढ़ा जाता है। तो ये कौन सा हुआ, सेकंड एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, है ना। थर्ड वन कौन सा होगा, एडवर्ब। अच्छा इसमें भी बताओ मुझे, एडवर्ब फ्रेज, इसमें साइलेंट क्या है, इस वर्ड में, इस वर्ड में क्या साइलेंट है बताओ, आर इसमें साइलेंट होता है, इसको क्या पढ़ोगे आप, एडवर्ब फ्रेज पढ़ोगे, तो है ना। तो ये अपने आप में क्या होगा, फ्रेजेस के अपने आप में काइंड मेनली होते हैं। अगर इसको थोड़ा सा डीपली अगर समझाओ ना तो इनके भी अपने आप में काइंड्स होते हैं। किनके, नाउन फ्रेज के अपने आप में काइंड्स होते हैं, एडजेक्टिव के अपने आप में काइंड्स होते हैं, एंड लास्ट वन एडवर्ब के भी अपने आप में काइंड्स होते हैं, है ना। ओके मैं चाहूंगा आप इसको नोट डाउन करना। चलो ठीक है, हम इनके फ्रेजेस के अपने आप में जो मेनली होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड लास्ट वन जो है एडवर्ब फ्रेज, है ना। कहा ना मैं कि इनके भी अपने आप में छोटे छोटे काइंड्स होते हैं। सबसे पहले हम नाउन फ्रेज के कुछ काइंड्स को समझने की कोशिश कर लेते हैं। बात करें नाउन फ्रेज, ये खुद ही अपने आप में, ये खुद ही अपने आप में नाउन फ्रेज होता है ना। इनके अलावा और बात करें नाउन फ्रेज के काइंड्स तो ये होगा, एक तो होता है इन्फिनेटिव, क्या कहा मैंने, इन्फिनेटिव फ्रेज, है ना, क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव फ्रेज। एंड थर्ड वन जो आपका कौन होगा, जीरंड फ्रेज, है ना। ये अपने आप में नाउन फ्रेज के काइंड्स होते हैं, है ना। आगे अगर मैं बात करूं इनके एडजेक्टिव, इतने ही होते हैं ना। नाउन फ्रेज तो खुद ही अपना नाउन फ्रेज होगा, इनके अलावा इन्फिनेटिव फ्रेज होगा, जीरंड फ्रेज हो गया। अच्छा थोड़ा सा इनको थोड़ा सा आपको डीपली बताना चाहूंगा, इन्फिनेटिव का ढांचा किस तरीके से बनता है, ढांचा मीन्स स्ट्रक्चर, है ना। ये हमेशा बनता है टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनता है। अगर हम बात करें जीरंड की बात करें तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करते हैं ना। तो ये अपने आप में नाउन फ्रेज के काइंड्स हुए, है ना। सिमिलर हम देखने की कोशिश करेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज के अपने आप में काइंड्स होते हैं, खुद ही ये भी अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज होगा, है ना। इसके अलावा हम बात करें एडजेक्टिव के और काइंड से, जो कि एक नाम है जिसको कहा जाता है पार्टिसिपल, क्या, पार्टिसिपल, क्या कहा जाता है, पार्टिसिपल फ्रेज, है ना। ये अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज के दो ही काइंड्स होते हैं। लास्ट जो आपके सामने एडवर्ब फ्रेज है, इनके अपने आप में काइंड्स देखें तो पहला काइंड्स होता है खुद तो यही होगा एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज। दूसरा क्या होगा, वर्ब फ्रेज, है ना। वर्ब फ्रेज क्या होगा, वर्ब फ्रेज मतलब किसी भी सेंटेंस में आप देखोगे कि एक वर्ब के साथ में, एक वर्ब के साथ में एक्स्ट्रा वर्ब आकर के वो अपने आप में वर्ब फ्रेज बनता है। इसके अलावा अगर मैं काइंड्स बताना चाहूं एडवर्ब के तो अपने आप में एक होता है वर्बल फ्रेज, क्या होगा, वर्बल फ्रेज। एक और है जिसको कहा जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, है ना, क्या कहा जाता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये तो अपने आप में क्या हुए, अच्छा ये हो गए अपने आप में एडवर्ब फ्रेज के अपने आप में काइंड्स हुए। थोड़ा सा मैं रिपीट आपको बता देता हूँ। फ्रेज की बात करें तो अपने आप में इनके काइंड्स होते हैं जो मेनली होते हैं नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड लास्ट वन एडवर्ब फ्रेज, है ना। और इनके भी अपने आप में काइंड्स होते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो सबसे पहला नाउन फ्रेज अपने आप में खुद ही होता है। इसके अलावा देखा जाए जो काइंड, एक तो होगा इन्फिनेटिव फ्रेज जो कि अपने आप में स्ट्रक्चर आप बात करोगे टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। सेकंड थिंग जीरंड, जीरंड वैसे तो अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा और बताना चाहूँ तो जो जीरंड होता है वो नाउन का काम ही करता है। इन्फिनेटिव भी कौन सा काम करता है, वो नाउन की तरह ही काम करता है, ठीक है ना। ये जीरंड फ्रेज हो गया, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बताना चाहूँ काइंड्स की बात करूँ एडजेक्टिव फ्रेज के तो अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज खुद ही हुआ, उसी का पार्टिसिपल फ्रेज जो कि एडजेक्टिव फ्रेज का काइंड हुआ, है ना। एंड बात करेंगे एडवर्ब फ्रेज तो इनके भी अपने काइंड्स होते हैं जो खुद ही अपने आप में एडवर्ब फ्रेज, है ना।
एंड नेक्स्ट वन वर्ब फ्रेज एंड वर्बल फ्रेज, और लास्ट वन जो आपके सामने प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ, है ना। तो ये तो बात होगी अपने आप में फ्रेजेस की, अपने आप में काइंड्स की बात होगी। अभी इन चीजों को और थोड़ा यदि डीपली समझना चाहोगे तो हम जब भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम इसको डीपली समझ सकते हो, है ना। कहाँ समझोगे इनको, हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इनको टॉपिक वाइज इसको डीपली आप समझोगे। तो मैं चाहूंगा आप रिवाइज कर ले, जितना भी मैंने आपके सामने जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ना, इनको रिवाइज करो, ताकि मैं आपके सामने जो भी हम कंटेंट देंगे ना, आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। तो मैं चाहूंगा कि आज के लिए हम इतना ही क्लास रखेंगे, एंड थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन।